जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेटर्स पर। आशा और उम्मीद है आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं वीडियो के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो के एग्जाम में अब सिर्फ 20 दिन बाकी है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि अब तो 20वें दिन अपना एग्जाम आ गया। इतने दिन अपन कुछ भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, उससे अपन को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो एग्जाम में सिलेक्शन में जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा कि लास्ट टाइम पे आप कैसे पढ़ते हो। इतने दिन आप कैसे भी पढ़ते आ रहे थे, कहीं से भी पढ़ के आ रहे थे, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, वो आपके पास होंगे। आज अपन इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि इतने दिन जो पढ़ा उसको मैनेज कैसे करें, और इन 20 दिनों में आखिर ऐसा क्या करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए और ये वीडियो के एग्जाम का प्री अपन पास कर ले। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे वीडियो के सिलेबस के बारे में 2 मिनट। उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि कैसे अपन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वीडियो के एग्जाम का जो लास्ट वीडियो का एग्जाम हुआ था वो होता 2016 में। उस टाइम पे अपन देखते हैं कि करंट अफेयर से अपने पास 4 क्वेश्चन आए थे, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से 13, कृषि एवं विकास से 17, इतिहास एवं संस्कृति से 18 क्वेश्चन आए थे, जो कि किसकी थी? राजस्थान की एंड इंडिया की, दोनों की थी। ठीक है। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी से अपन देखते हैं कि 11 से 13 क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से 10-10 क्वेश्चन आए हुए थे। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, जैसे कि अपन राजस्थान के हर एग्जाम में देखते हैं। अभी इतना ही वेटेज इसमें था, पटवारी में भी इतना ही वेटेज था। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन क्वेश्चन में से अपन को कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, किस टॉपिक को अपन छोड़ सकते हैं, किस टॉपिक पे अपन को ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि अपन सिलेबस पे देखते हैं तो अपन को पता लगता है कि इतिहास और संस्कृति वो आ रहा है अपना 18 नंबर का, यानी कि अपना जो आर्ट एंड कल्चर है वो आ रहा है अपना 18 नंबर का। इतिहास, जैसे कि अपन सिलेबस में देखते हैं, सिलेबस में सिर्फ इतिहास का नाम दे रखा है, उसको विस्तार से कुछ नहीं समझाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इतिहास में से क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही है कि इतिहास के बड़े बड़े पन्ने उगाड़ने से अच्छा है कि अपन इतिहास को छोड़ सकते हैं। इतिहास को जब छोड़ रहे हैं तो अपने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन या फिर 1 या 2 क्वेश्चन अपन छूट रहा है अपना। लेकिन अगर अपन इतिहास को पढ़ने बैठेंगे तो अभी 10-15 दिन तो इतिहास को पढ़ने में लग जाएंगे। तो इससे समझदारी इसमें है कि इतिहास को भी अपन स्किप कर रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि संस्कृति, यानी कि जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, उसमें से लगभग तीन क्वेश्चन इसमें से हटा दे तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन, 15 से 18 में से 3 गए तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन अपने आर्ट एंड कल्चर के आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर इसमें अच्छा वेटेज रखता है। उसके अलावा अपन देख रहे हैं कि भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में से आ रहे हैं 13 क्वेश्चन, कृषि एवं विकास में से आ रहे हैं 17 क्वेश्चन। इन दोनों को मिला के देखते हैं तो हो रहा है अपने पास 30। ठीक है। यहाँ से अपने लगभग क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन किसके बैठ रहे हैं? राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल में आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से नहीं है, उसको विस्तार से दे रखा है। वहां से अपने 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन अपने पास आ रहे हैं। 25-30 क्वेश्चन अपने पास हो गए भूगोल के। करंट अफेयर्स पिछले वाले पेपर में 4 नंबर का आया था, लेकिन जैसा कि अपन अब ट्रेंड देख रहे हैं तो इस बार पटवारी के पेपर में भी करंट पूछा गया था, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट करंट था। जुलाई अगस्त का करंट, सितंबर का करंट उसमें पूछा गया था। तो इस तरीके से अपन करंट को इस बार पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर इसमें 4 नंबर का करंट पिछली बार आया था तो इस बार लग रहा है कि करंट 10-12 नंबर का करंट भी हो सकता है। और वो करंट आएगा कैसे? जैसे कृषि और विकास में जो परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं वगैरह दे रखी है, उसमें से करंट सीधा लिंक करके, जो आर्थिक सर्वेक्षण में है उसमें से सीधा लिंक करके आपसे पूछ लेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये करंट का क्वेश्चन है या फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपन को पढ़ना होगा कि करंट को भी अपन को बराबर टाइम देना होगा और करंट को पढ़ना होगा कि पिछली बार तो 4 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि 4 से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि आपका सिलेबस क्या क्या है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन। ये सब जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये लगभग ऑलमोस्ट है, इनसे 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने क्वेश्चन अपने पास वीडियो के एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन लास्ट अपने पास 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन में अपन टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इन क्वेश्चन में से अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, वो अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं। देखिए, सिलेबस की बात अपन ने कर ली। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अंतिम 20 दिन अपने पास बचे हुए हैं, इनको अपन कैसे यूटिलाइज करें, इस टाइम को कैसे काम में लेके अपना सिलेक्शन हो जाए। तो अंतिम 20 दिनों की रणनीति में जब अपन आते हैं तो अपन देखते हैं कि जब शुरू के 5 दिन, जो आज अपन 7 तारीख हो गई, आज 7, 8, 9, 10 और 1, 11, कितने 5 दिन हो गए। शुरू के 5 दिन अपन को सब कुछ छोड़ छाड़ के करना क्या है?
शुरू के 5 दिन अपन को बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जिस भी कोचिंग से पढ़ा है या बुक्स में से जहां से भी पढ़ा है, जहां से भी आपने नोट्स बनाए हैं अब तक, जितने भी मोटे मोटे रजिस्टर आपके भर चुके होंगे, लेकिन अपन सबको पता है कि एग्जाम टाइम पे अपन उन रजिस्टर को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे सटीक तरीका क्या है कि उन जो भी अपने रजिस्टर बने, जो भी अपनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी आपने, उन किताबों को एक बार और पढ़ना है। उनको एक बार 2 बार पढ़कर जितना भी वो शॉर्ट हो सके, जितनी भी छोटी अपन लाइन उनमें लिख सके, उतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपन को। तो अंतिम जो 5 दिन है आपके, अंतिम 20 दिनों में से शुरू के 5 दिन आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, ये 5 दिन किसी को अगर अपने नोट्स पढ़ने में 5 से 7 दिन लग सकते हैं, तो ये 5 से 7 दिन भी हो सकते हैं। इन 5 से 7 दिनों में आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा है, जितना भी कंटेंट आपने लिखा है, उन सबको एक बार वापस निकालना है, वापस उसको अच्छे से पढ़ना है। उसको अच्छे से पढ़कर एक खाली कॉपी बना लो या दूसरी खाली पेज ले आओ। उस ब्लैंक पेज पे आपको क्या करना है कि वापस छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। उस नोट्स में क्या होगा कि जैसे एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे अपने राजस्थान पॉलिटी में अपने पास टॉपिक है कि राज्य, जिला एंड पंचायती राज का अपने को प्रशासन देखना है। पंचायती राज प्रशासन अपन को देखना है। तो अपन उसको इस तरीके से बनाएंगे कि आपने एक पेज ले लिया, एक पेज में आपने लिखा राज्य का प्रशासन, फिर इसमें आ जाएगा शासन सचिवालय। अब शासन सचिवालय में क्या क्या होता है वो आप इसके नीचे लिख रहे हो। इसमें कौन होता है, इसका मुखिया कौन होता है, इसमें मुख्य होता है मुख्य सचिव। ऐसे मुख्य सचिव लिख दिए। और मुख्य सचिव लिखने के बाद आप लिखोगे कि मुख्य सचिव यहां से सीधा लिख दोगे नियुक्ति कौन कर देगा, इसकी सीएम। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे जैसे ही आपके पास टॉपिक आएगा कि आपको राज्य का प्रशासन देखना है, आप जैसे ही पेज खोलोगी तो वहां पे आपको सीधा दिखेगा राज्य का प्रशासन। वहां से आपकी नजर सीधे जाएगी शासन सचिवालय, शासन सचिवालय से जाएगी मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन कर रहा है, सीएम। तो इस तरीके से क्या है, आपको तो लंबी लंबी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधे आपकी एक नजर से आपको ये पूरा पेज याद हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम में आप लंबी लंबी लाइनें, लंबे लंबे नोट्स नहीं पढ़ सकते। उन नोट्स को आप एक बार ये बनाने के बाद एक तरफ रख दीजिएगा। लेकिन नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि वापस आपको वो किताबें नहीं खोलनी पड़े या वो मोटे मोटे रजिस्टर्स नहीं खोलने पड़े। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि जो भी हो उसमें से निचोड़कर पूरी क्रीम आपको इन नोट्स में लानी है। ठीक है, ये हो गया अपने शुरू के 5 से 7 दिन आपको ये करना है। बाकी जो अपने 12 से 15 दिन आपके लास्ट के बचे, उनमें करना क्या है, एक तो इन 5 से 7 दिन में भी देखो, एक तो अपने पास 20 दिन अभी बचे हैं। इन 20 दिन में आपको एक तो सबसे जरूरी काम जो हर स्टूडेंट को करना है वो करना है मॉक टेस्ट। जी हाँ, आज से यानी कि 7 तारीख से आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। आप कहीं भी दे सकते हो, आपने जहां से कोचिंग करी है वहां से आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहा होगा, या कहीं पे आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मॉडल पेपर ला सकते हो। मॉडल पेपर लाओगे, मॉडल पेपर आपको कहीं भी किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। अगर आप एक दिन का एक मॉडल पेपर करते हो तो 20 दिन के आप कितने करोगे, 20 मॉडल पेपर। एक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, 120। तो इस तरीके से 20 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 2400 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जाएंगे। लगभग 2400 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 2400 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जाएंगे। नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ है, किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आज से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, एक बात हो गई मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि आप 5 से 7 दिन शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो इस टाइम मॉक टेस्ट नहीं देना, मॉक टेस्ट डेली देना है। आज से डिसाइड कर लो कि 26 तारीख तक आपको मॉक टेस्ट देना जरूर है। 27 को चाहे आप नहीं दोगे, 27 को आपको फ्री माइंड होकर एग्जाम देना है, या 28 को जब भी आपका सेंटर जहां भी आए। ठीक है, 5 से 7 दिन हो गए। फिर उसके बाद अपन जब बात कर रहे हैं 12 से 15 दिन, 5 से 7 दिन के बाद जो 12 से 15 दिन का आपके पास टाइम है, वहां पे आपको मैनेजमेंट अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा। 12 से 15 दिन में आपको स्वयं के स्तर पर मैनेजमेंट इस तरीके से करना होगा कि शुरू के 2 दिन आप क्या पढ़ रहे हो। अब देखो, जहां तक अपन ने देखा कि करंट का यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज आने वाला है। जब करंट का अच्छा खासा वेटेज आने वाला है तो करंट के लिए आप क्या करोगे, करंट की या तो आप एक मूवल पढ़ लो। मूवल जो आती है, अभी आपको अलग अलग किताबें आप ला नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग किताबें लाओगे तो आपके पास कंटेंट बहुत सारा हो जाएगा। और अभी आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ ऐसी चीज पढ़नी है जो अभी आप पढ़ी हो और उसी को वापस आपको रिपीट करना है, नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है।
तो करंट में हो गया मुगल। मुगल के अलावा आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, छोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अंदर नहीं जाना है। आरएस लेवल का नहीं पूछेगा, सीधा आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा है, कौन सी जनजाति कहाँ कम निवास करती है, कहाँ ज्यादा करती है। जनसंख्या देखनी है 2011 की और वन रिपोर्ट देखनी है। ठीक है, करंट में आपको ये मैटर देखना है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। और करंट की बुक आपको अब अलग अलग महीने की नहीं लाकर सीधी वार्षिकांक अपन लाएंगे, जो कि होगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की या नवंबर तक की आपको पढ़नी है, क्योंकि करंट का अच्छा खासा वेटेज में रहने वाला है। जैसे कि आपने अभी देखा कि राजस्थान का मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल हुआ है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि ओलंपिक में से एक क्वेश्चन बनेगा, 100% एक क्वेश्चन वहां से आने वाला है। तो इस तरीके से करंट का वेटेज आपके पास बहुत ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं करंट के बाद अपन बात करते हैं पॉलिटी की, राजस्थान का राज्य प्रशासन। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे एक तो मैंने बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो लगभग 8 से 10 पेज में आपके हो जाएंगे। लगभग 8 से 10 पेज में आपकी पूरी पॉलिटी, राजस्थान का जो भी शासन है, राज्य का शासन हो जाएगा, जिला का शासन, पंचायती राज शासन, ग्राम पंचायत का शासन, वो सारा शासन आपका 8 से 10 पेज में आ जाना चाहिए। अगर आप उसमें भी 20 से 25 पेज के बना रहे हो तो उसमें शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो शॉर्ट नोट नहीं है, वो फिर आपकी वापस एक छोटी मोटी पुस्तक बन जाती है। तो ऐसा काम अपन को नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि सीधा 1-2 घंटे में आप फटाफट उसको रिवाइज कर सको। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास राज्य की कार्यपालिका के शॉर्ट नोट्स है। ये राज्यपाल हो गया, यहाँ से मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद हो गई, यहाँ विधानमंडल आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान के जितने भी आयोग है उन आयोगों को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। राजस्थान के आयोग कौन कौन से हो गए, जैसे आरपीएससी हो गया, राजस्थान महिला आयोग हो गया, और मानवाधिकार आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया। इन आयोगों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि आयोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आयोग का मेरे ये पेज हो गया। उसके बाद राजस्थान में जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो शासन सचिवालय आ गया। शासन सचिवालय के बाद फिर सचिवालय में अपन देखते हैं कि कौन कौन से कार्य उसके अंतर्गत आ जाते हैं। नीति निर्माण, सूचना संग्रह। उसके बाद सूचना सचिवालय का मुख्य कौन होता है, मुख्य सचिव। इसकी नियुक्ति कौन कर देगा, मुख्यमंत्री कर देगा, ये एक आईएएस ऑफिसर होता है। इस तरीके से अपन देखते हैं कि कौन प्रथम सचिव था। ऐसे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्रीम चीजें होती हैं वही अपन को इसमें लिखनी होती है। उसके बाद जिला प्रशासन देख लिए। तो इस तरीके से आपको ये मेरे पूरा जिला प्रशासन, पूरी राजस्थान की पॉलिटी मैंने इतने से पेज में पूरी खत्म कर दी। तो आपको ऐसे ही करके छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। और इसी का अब इसका रिवीजन करने में आपको 1 या 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपको इसका रिवीजन करने में लगेगा। तो एग्जाम टाइम पे यही रिवीजन काम आएगा। पूरे 6 महीने आप क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कैसे आपने तैयारी की, वो काम नहीं आएगा। लास्ट टाइम पे आप क्या पढ़ रहे हो, अभी क्या रिवाइज कर पा रहे हो, वही काम आएगा। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि पॉलिटी का काम अपने यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद अपना जो वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है, वो रहने वाला है अपना ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अच्छी खासी पूछी जाने वाली है। जैसा कि अपन को पता है कि विश्व की ज्योग्राफी में से क्या आ रहा है, महासागर, महाद्वीप आ रहे हैं, पर्वत आ रहे हैं और कुछ विशिष्ट स्थान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टू द पॉइंट अपन को चलना है। कौन कौन सी संधि कहाँ पे हो रही है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, सिर्फ अपन को इतनी ही बातें देखनी है, उसके आगे विस्तार से नहीं जाना है। और जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो एटलस साथ लेके पढ़ना है, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी याद होगा। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ इतना पढ़ना है। उसके बाद अपन जब भारत की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत की ज्योग्राफी में आपको सिर्फ इकोलॉजी पढ़नी है। इकोलॉजी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 2-4 पेज में वो भी खत्म हो जाएगा। इकोलॉजी आप सिर्फ भारत की ज्योग्राफी में इकोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने पास सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव। तो भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव में से ही अपन को भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद आ जाते हैं अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पे। राजस्थान की ज्योग्राफी का खूब लंबा सिलेबस है, खूब बड़ा सिलेबस है। इतने दिनों आप उनको पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपने चिंतन कर लिया होगा सिलेबस पे। लेकिन अब लास्ट टाइम पे अपन को क्या करना है कि जैसे राजस्थान की जितनी भी खदानें हैं, खान हैं, उस पर अपन को सीधा बस ये लिखना है कि कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है, क्या क्या है उस खनिज का, और दूसरा क्या नाम है, कहाँ पे मिलता है। बस इतना सा अपने को जानकारी मोटे मोटे तरीके से अपन को एक पेज पे लिख लेनी है। इसी तरीके से अपन जब दूसरी कला और संस्कृति पे आते हैं तो कला और संस्कृति में अपन को दे रखा है कि संत संप्रदाय देखे हैं, लोक देवी देवियां, और इस तरीके से नहीं, बहुत सारी बोली, भाषाएं, आभूषण। तो इस तरीके से अपन को करना क्या है कि जो बोलियां और आभूषण है वो आप एक पेज पे लिख लीजिए। एक पेज पे लिखने के बाद उसको क्या किए, सुबह उठिए और डेली सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करना है। बोलियां एवं आभूषण
और मेले और त्योहार, मेनली मेले और त्योहार आप जब एक पेज पे लिखोगे तो पूरा उस पे आ जाएगा डेली। लेकिन अगर आप उसका डेली रिवाइज करते हो तो वहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने की पूरे चांस है। उसके बाद अपन बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ के यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे थे और रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में यानी कि 2016 पे आ रहे थे। तो कुछ एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग के आने वाले हैं। तो मैथ एंड रीजनिंग या तो किसी को आती है या देखो, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है तो सब कुछ हर कोई कर सकता है। रीजनिंग के लिए आपको करनी क्या होगी कि सबसे पहले तो आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी और उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होने के चांस है। अब यहाँ या तो क्वेश्चन आपको सही होगा या सीधा गलत होगा, यहाँ पे दो चांस है। जिसको अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स या रीजनिंग आ गई वो इस एग्जाम में स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अपन देख रहे हैं कि ज्योग्राफी वगैरह ये तो हर एग्जाम में थी, लेकिन यहाँ पे जब एग्जाम का अपन देखते हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से सीधे आ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जिसके 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन सही हो गए वो यहाँ पे अच्छा हो जाए, अच्छा स्कोर करेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि मैथ रीजनिंग अपन को अच्छी तरीके से पढ़नी है। अभी तक 5 दिनों में 5 से 7 दिन तो आपको डेली क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद डिसाइड कर लो डेली की एक एक्सरसाइज, डेली की एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज आपको मैथ की निकालनी है और साथ साथ रीजनिंग आपको सोल्व करते जाना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर की जब अपन बात करते हैं तो अपन को पता है कि पटवारी में भी कंप्यूटर कैसा आया था। कंप्यूटर का इतना लेवल नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लेवल है। कंप्यूटर के लिए मैं ये एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर में इतना डीपली नहीं जाए और सीधा बस जितने भी उसके क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं वो क्वेश्चन पढ़े जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो एक बार MS ऑफिस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। MS वर्ड और MS जो एक्सेल है, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, आपको तीनों चीजें पढ़नी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का इतिहास आप जान लोगे कि कौन कौन से कंप्यूटर कैसा आया। उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बाकी वो ज्यादा चीजें नहीं पूछता है। उसमें सिर्फ यही चीज पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट की क्या होती है। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। कंप्यूटर में भी ज्यादा आपके पास वेटेज है क्योंकि 10 नंबर का ये है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की। हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों के भी अपने पास 10 और 10, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के अपने पास 10-10 क्वेश्चन बन रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के अपने पास आएंगे। अब हिंदी और इंग्लिश का लेवल अपने को पता है कि राजस्थान के एग्जाम में कैसा होता है। एक तो आपको एरर निकालने के लिए कहेगा, एक एंटोनिम और सिनोनिम्स पूछने के लिए कहेगा इंग्लिश में। उसके अलावा आपसे इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पॉजिटिव वॉइस, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप एक घंटे में मतलब एक दिन में आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो सकता है। जब एक दिन में आपका हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो सकता है तो आपके पास अभी 12 से 15 दिन बच रहे हैं। अब आपको मेन चीज करनी ये है कि अब जो भी पढ़ो सिर्फ वही वापस रिवाइज करना है। नई चीज आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। और नए जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे, नई वीडियो कोई से भी नहीं देखने हैं। जो भी MCQs के बैच चल रहे हैं, MCQs के बैच को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि MCQs के बैच को ज्वाइन करने पे आपका होगा क्या कि आपका रिवीजन टाइम पे नहीं हो पाएगा। और जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर ऐसे बैच आपने ज्वाइन कर लिए तो फिर उनमें आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, रिवीजन नहीं हो पाएगा। उनमें नए नए क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो एक इतने हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा कि ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं। और अब जितना भी आपने कुछ पढ़ा है तो सिर्फ वही रिवाइज करना है, नई चीज नहीं पढ़नी है। अगर आपने नई चीज पढ़ी तो फिर आप बहुत ज्यादा विस्तार में चल जाओगे। फिर वहां से फिर आप इतना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये फिर आपके ऊपर है। अब सिर्फ इतना सा करना है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन आपको टाइम पे करना है। ये तो हुई अपनी रणनीति के बारे में कि आपको 20 दिन के लिए अब क्या क्या करना है। और एक चीज रही अपने पास कि भारतीय एजुकेटर्स आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप लोग कहो तो जैसे अभी भूगोल वगैरह के बारे में अपन बात कर रहे थे तो ज्योग्राफी का अपन एक टॉपिक लेंगे, उसको 20-25 मिनट में MCQ बेच में नहीं, जबकि सीधा उसको ऐसे रिवाइज करेंगे कि जैसे ये खनिज हो गया अपने पास, ये खनिज कहाँ मिलता है, इसके क्या क्या प्रकार है, बस सीधा टू द पॉइंट अपन सीधी बात करेंगे। जैसे कि 15-20 मिनट में आपका एक टॉपिक आराम से हो जाए और उसका रिवीजन भी आपके पास हो जाए। अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए भारतीय एजुकेटर्स को प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।